बहुत सारे बच्चों का आज पहला दिन है। फर्स्ट डे है। ओके। गुड मॉर्निंग नीलेश, आशु, पूर्विका, परिधि, अ, साक्षी, वर्णिका, रोहित। ओके, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। स्नेहा, रजत, प्रांजल, परिधि, खुशी। चले, मैं सबसे पहले आप लोगों को वेलकम करना चाहूंगा कि फाइनली हम लोग सीए इंटर के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों के दिमाग में एक एक्साइटमेंट तो होगा, फर्स्ट डे का एक्साइटमेंट, या मैं बोलूँ कि यार नाउ दिस इज ए न्यू जर्नी। आप लोग अभी तक सीए फाउंडेशन महीनों से कर रहे थे, 9 महीने 10 महीने हो गए थे, और कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद वो मोनोटोनस लगता है, ऐसा लगता है बस यार अब इसको पार करना है, मतलब इससे बाहर हो जाओ, अब हमको किसी सेटअप पे जाना है। तो उस हिसाब से सबसे पहले आप लोगों का जो एक्साइटमेंट लेवल है वो बहुत अच्छा है, और अच्छी बात ये है कि आप लोग रिजल्ट का वेट नहीं किए हो, क्योंकि उसके कारण आपका जो टाइम बचेगा दैट विल बी वेरी 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 क्रूशियल फॉर लास्ट 15 डेज। जो आपके पास आखिरी के रहेंगे ना, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं अभी के 15 दिन से। अभी जो हम 15 दिन 20 दिन वेस्ट कर देते हैं रिजल्ट का वेट करने में, आखिरी में जो 15 दिन आपको बेनिफिट देंगे वो उससे बहुत ज्यादा होंगे। तो वो फायदा अर्ली बर्ड का आपको बहुत सारा मिलने वाला है। दूसरी अच्छी बात है कि अर्ली बर्ड आप ज्वाइन कर रहे हो तो उसका एक बेनिफिट ये है कि अगर आप जो इतना सारा पढ़ के आए हो और उसके बाद आपने जो एक प्रैक्टिस हो गई बैठने की, पढ़ने की, उसको पूरा खत्म हो जाएगा अगर आपने 1 महीने का पूरा आलस कर लिया तो। और हम लोग आपको इतना ज्यादा पढ़ाएंगे भी नहीं, हम कितना पढ़ाएंगे, 4 घंटे 3 घंटे। तो आप लोग जो आते हो 10 से 2, 10 से 1, 3 घंटे 4 घंटे क्लासेस लगेगी, जैसे बीकॉम वालों की लगती है। तो 1 महीना आपको लगेगा अरे वाह यार ये तो बीकॉम वाली क्लासेस चल रही है, 3 घंटे क्लास करो, एक आध घंटे का होमवर्क करो और उसके बाद मजे ही मजे। ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को फील होगा, ज्यादा लोड हम आपको वैसे भी देने वाले नहीं है। तो मैं सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम सीए निखिल गोखरू एंड आई विल बी टीचिंग यू 2 सब्जेक्ट इन सीए इंटर। एक सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि 100 नंबर का सब्जेक्ट है। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे बता भी देता हूँ क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा। आपके पास ग्रुप 1 ग्रुप 2 में क्या सब्जेक्ट्स है और कौन कौन पढ़ाएगा, वो चीजें तो आप थोड़ा बहुत रिसर्च करके आए भी होंगे। फिर भी मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ कौन कौन पढ़ाने वाला है, क्या क्या पढ़ाने वाला है और कैसे कैसे हमको पढ़ना चाहिए। मतलब एक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सीए इंटर की, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास में ग्रुप 1 के अंदर फर्स्ट सब्जेक्ट होता है एडवांस अकाउंट्स। सेकंड सब्जेक्ट इज कंपनी लॉ एंड अदर लॉ। थर्ड सब्जेक्ट इज इनकम टैक्स एंड जीएसटी। ग्रुप 2 का पहला सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। ग्रुप 2 का दूसरा सब्जेक्ट है ऑडिट। और ग्रुप 3 का दूसरा सब्जेक्ट है एफएम एंड एसएम। वी हैव 6 सब्जेक्ट्स, पर प्रैक्टिकली इसको 6 मत गिनो, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, ये तो चलो एक सब्जेक्ट है, ये भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन ये अपने आप में दो हाथी है। इधर ये भी एक सब्जेक्ट है, ये भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन ये अपने आप में दो सब्जेक्ट है। तो प्रैक्टिकली मैं इसको 8 सब्जेक्ट मानता हूं, 6 की जगह। और हमारे पास टीचर्स पढ़ाने वाले 8 से भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास जो टीम है वो इतनी बड़ी है कि मैं आपको बताना चालू करता हूँ। एडवांस अकाउंटिंग कौन कौन पढ़ाएगा? एडवांस अकाउंटिंग पढ़ाएंगे अनिल नाटा सर प्लस मनोज प्रजापति सर प्लस असीम सर। क्योंकि इस सब्जेक्ट में सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है, इस सब्जेक्ट में एएस भी हैं बहुत सारे। तो असीम सर, मनोज सर और नाटा सर मिलकर अकाउंट्स पढ़ाएंगे। कंपनी लॉ में हमारे पास तरुण सर, तरुण महाजन सर एंड रोहित सर आधा आधा पढ़ाते हैं दोनों, मतलब 50 मार्क्स का रोहित सर पढ़ाते हैं, 50 मार्क्स का तरुण सर पढ़ाते हैं। जो कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है और अदर लॉस का पूरा पार्ट है वो रोहित सर पढ़ाते हैं, तरुण सर कंपनी लॉ का कोर एरिया पढ़ाते हैं। इनकम टैक्स पढ़ाएंगे आपको सागर विजयवर्गीय सर। जीएसटी पढ़ाऊंगा मैं। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा मैं। ऑडिट पढ़ाएंगे असीम सर। एफएम पढ़ाएंगे तरुण सर। और एसएम पढ़ाने के लिए हमारे पास बाहर से एक फैकल्टी आती है जो कि 12 दिन के अंदर आपको पूरा एसएम कंप्लीट करा के जाएगी। ही इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फैकल्टी ऑफ इंडिया। मृगेश मृदानी सर, ये जो है ये अहमदाबाद से आएंगे और ये अहमदाबाद से आके आपको पूरा का पूरा एसएम 12 दिन के अंदर पढ़ा के चले जाएंगे। और
वो 12 दिन के अंदर आपको पूरा ऐसे पढ़ा के भी जाएंगे, पूरा अच्छे से याद भी करवा के जाएंगे और आपको रिवीजन भी करवा के जाएंगे। तो ऐसे में से सब्जेक्ट है जो आपके 11th-12th के बिजनेस स्टडीज जैसा है। इसमें थियरी है, मतलब वो मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी, विजन, मिशन, वो सब है। तो वो सब आपको रटने वाला काम है, समझने वाला काम कम है और रटने वाला काम ज्यादा है। तो मृगेश सर उसमें एक्सपर्ट है। ये हमारे पास पूरी टीम है और इसमें मैं जो है, मैं आपको प्रैक्टिकली 2 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। फर्स्ट वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग, दिस दैट इज ऑफ 100 मार्क्स, एंड सेकेंड वन इज ऑफ जीएसटी, दैट इज ऑफ 50 मार्क्स। सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा सब्जेक्ट का पोर्शन ही मैं ही पढ़ाता हूँ। 100 मार्क्स का कॉस्टिंग और 50 नंबर का जीएसटी, ऐसे करके 150 नंबर का मैं पढ़ाऊंगा आउट ऑफ 600। तो ये होने वाला है कि 25% टाइम आप मुझे ही झेलोगे, या मैं बोल सकता हूं मैं आपको झेलना पड़ेगा, मुझे आपको झेलना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली 25% ऑफ द सीए इंटर पार्ट आई विल टीच यू। ठीक, अब ये सब्जेक्ट्स में सर एक चीज हमें बता दो सर। चलो ठीक है सर, टीचर वीचर्स तो हम सब रिसर्च करके आए तभी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आप हमें ये बताइए कि सब्जेक्ट की खास बात क्या है। चलो टीचर्स की खास बात तो ठीक है, हम सब्जेक्ट की बात करें तो आपको बता दूं, दोनों ग्रुप में एक एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और एक एक डेंजरस सब्जेक्ट है। पहले दोनों ग्रुप का एक एक स्कोरिंग बताता हूं। फर्स्ट ग्रुप का स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है एडवांस अकाउंट, सेकेंड ग्रुप का स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है कॉस्ट अकाउंट। ये दोनों ग्रुप के एक एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और डेंजर 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 इधर है। फर्स्ट ग्रुप का डेंजर सब्जेक्ट है टैक्सेशन, और सेकेंड ग्रुप का जो डेंजर है वो है ऑडिट। सर ये डेंजर कैसे, मतलब हाउ यू आर सेइंग कि ये डेंजरस है? फेल बच्चों की मार्कशीट उठाएंगे, करा हुआ है मैंने, आप भी कभी बैठ के किसी फेल बच्चे की मार्कशीट उठाना, और 80% बच्चों की मार्कशीट में इन दोनों में पास, इसमें फेल, इन दोनों में पास, इसमें फेल। और ये सिर्फ पूरे इंडिया की मार्कशीट का रिसर्च बता रहा हूं मैं आपको। एंड व्हाई? बिकॉज ये बहुत वास्ट है। इनकम टैक्स, जीएसटी, पहली बात तो टैक्सेशन और ऑडिट। सर ये दोनों क्यों, बाकी क्यों नहीं? उसका एक बहुत बेसिक लॉजिक है जो मुझे समझ में आता है। पेपर्स कौन बनाता है? आईसीआई। आईसीआई में कौन बनाता है? सीए। अल्टीमेटली जो उनके एक्सपर्ट्स हैं वो सब क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। आप मुझे बताओ, सीए एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में, फील्ड में वर्क क्या करता है? ऑडिटिंग और टैक्सेशन। मतलब आपने, जो आदमी 15 साल से ऑफिस में या प्रैक्टिस में या कंपनीज में जिस चीज का काम कर रहा है, और जो आदमी उस खतरनाक वाली सीए एग्जाम से होके गुजरा है, जी ऑफ कोर्स, आपने उसको बोल दिया कि ले बेटा, तेरे तो हमने मजे लिए थे, अब तू मजे ले बच्चों के। नहीं समझ रहे हो आप मेरी बात? वो बंदा भी इसी एग्जाम से गुजरा है और उसको पता है कि मेरे बहुत मजे लिए गए थे, मेरे भी अटेम्प्ट लगे थे, अब मैं ऐसे कैसे बच्चों को आराम से पास होने दूं। और उसे 2 ही चीजों का एक्सपर्ट नॉलेज है पूरे 6 सब्जेक्ट में, जिसमें वो आज से 15 साल बाद भी प्रैक्टिस करेगा। एक तो टैक्सेशन और एक है ऑडिट। ठीक है, कुछ लोग होंगे जो कॉस्ट अकाउंट का मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री में मैनेजमेंट देखते होंगे, बिजनेस होगा, पर वो लोग थोड़ी बैठ के पेपर बनाते हैं। पेपर तो बनाता है जो कोर सीए मेंबर है, कोर मतलब जो एक्चुअली प्रैक्टिसिंग है, काउंसिल है, और वो सब लोग एक्सपर्ट होते हैं, वो लोग पेपर बनाते हैं। तो भैया आपके सीए में सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज आपको 2 ही चीज में मिलेगी, एक तो है इनकम टैक्स और एक है ऑडिट। सर इधर भी तो है अकाउंट्स, अकाउंट्स भी है, लेकिन अकाउंट्स में क्या है, प्रैक्टिकल ज्यादा है और एएस वाला पार्ट कम है। इस कारण से अकाउंट्स में प्रैक्टिकल में बच्चे मार्क्स अच्छे ले आते हैं, लेकिन टैक्सेशन में तो मजा ही आ जाता है, क्योंकि एक तरफ तो इनकम टैक्स है जो अपने आप में आती है, और एक तरफ जीएसटी है। इनकम टैक्स और जीएसटी फाइनल में 200 नंबर के, आपके यहाँ पे 100 नंबर के। और आपको बता दूं, फाइनल का 70% सिलेबस यही कवर हो जाता है। फाइनल का 70% सिलेबस यही कवर हो जाता है, मतलब जो चीज हम पढ़ा रहे हैं 100 नंबर में, फाइनल में वो चीज 140 नंबर की है। मतलब वो सब्जेक्ट अपने आप में वास्ट है, और इसीलिए हमको 2 टीचर लग रहे हैं। मैं भी पढ़ा रहा हूँ, सागर सर भी पढ़ा रहे हैं, और पूरा ड्यूरेशन अच्छा खासा लगेगा इस टैक्सेशन सब्जेक्ट को खत्म करने में, क्योंकि है ही इतने बड़े बड़े मॉड्यूल्स। ठीक है, तो आपको सबसे अच्छी तैयारी, अगर मैं बोलूं, जहां पे आपको लगता है कि यार हम फेल ना हो जाए, जहां पे हमारे मार्क्स 40 के नीचे की डर है, वो मुझे लगता है 2 सब्जेक्ट में आपको लगेगा, एक तो ऑडिटिंग है और एक इनकम टैक्स और जीएसटी। ग्रुप 1 में डेंजरस है इनकम टैक्स, जीएसटी, टैक्सेशन। सेकंड ग्रुप में डेंजरस होगा ऑडिट। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, इन दोनों सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। सर कॉस्टिंग और अकाउंट्स ये डेंजरस नहीं है? चलो मैं मेरे सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं, क्योंकि मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो मैं इस बारे में बात कर सकता हूं।
कॉस्ट अकाउंट की अगर मैं बात करूं, जो ग्रुप 2 का सब्जेक्ट है, ये क्यों स्कोरिंग है? क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल है। इसमें एक थ्योरी क्वेश्चन आता है, वो भी ऑप्शनल आता है, मतलब 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मई 22 से मैं गिनना चालू करूं, मई 22 में 100 में से 100 मार्क्स एक बच्ची के थे, रिया राठौर, हमारे यहां से। नवंबर 22 में 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स अपने यहां से थे, कनिष्का बिश्नोई। मई 23 में 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स अगेन अपने यहां से रोहित यादव करके लड़के के थे। नवंबर 23 में 95 आउट ऑफ 100 मार्क्स इशिता काबरा करके लड़की है, उसके थे। नवंबर 23 के बाद आ जाएगा मई 24, सितंबर 24। आपको बता दूं 90s के ऊपर लिस्ट है, और अभी आने वाला है जनवरी 25 का रिजल्ट, एक महीने बाद। 90 प्लस वाले बच्चे लाके क्लास में खड़ा करूंगा और मैं आपको बताऊंगा, देखो मैंने आपको कमिट किया था कि 90 प्लस वाले बच्चे आएंगे। एक नहीं आएंगे, एक से ज्यादा आएंगे। मतलब ये 11-12 जैसे मार्क्स आ सकते हैं सीए इंटर लेवल पे भी, पर सब सब्जेक्ट में नहीं। टैक्सेशन का इंडिया का हाईएस्ट स्कोर 84 होता है, समझ रहे हो मैं क्या बोला? ऑडिट का इंडिया का हाईएस्ट 87, 84, 85, 77 भी होता है कभी कभी, इंडिया हाईएस्ट। हमारे यहाँ का स्टूडेंट था वरुण, ही गॉट दी हाईएस्ट मार्क्स ऑल इंडिया सीए फाइनल। मैंने पूछा कितना है, बोले 79। 79 इंडिया हाईएस्ट मार्क्स है ऑडिट के अंदर। फाइनल में भी ऑडिटिंग है, उसमें 79 हाईएस्ट मार्क्स है इंटर के अंदर। कॉस्टिंग में आते हैं 90 के ऊपर, 95, 96, 97, 98, 95 आराम से आते हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि क्या स्कोरिंग है और क्या कम स्कोरिंग है। सर तो उससे फर्क क्या पड़ता है? अल्टीमेटली हमको पढ़ना तो सारे ही है, ये बिल्कुल सही बात है, पढ़ना सारे ही, क्योंकि आईसीआई की एग्जाम ही इस तरीके की है कि आप एक सब्जेक्ट पे कितना भी ध्यान दे दो, जब तक आप सभी सब्जेक्ट से बराबर ध्यान नहीं दोगे आप पास नहीं हो पाओगे। ऐसे कई बच्चों को मैंने देखा है, अकाउंट्स 80, टैक्सेशन 37, इधर कॉस्टिंग 70, ऑडिट में 40, 33, 32। तो भैया अपने को ध्यान रखने का है, अपने को मेन इन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे से फोकस करने का है जहां हमको लगता है कि डेंजरस है, और जहां स्कोरिंग है वहां पे प्रैक्टिस बहुत अच्छी करने की, क्योंकि वो सब्जेक्ट दोनों ग्रुप में आपको एग्रीगेट में जाने में मदद करेंगे। क्योंकि हमको अल्टीमेटली भले ही पास होने के लिए 40 चाहिए, लेकिन आपको ओवरऑल एग्रीगेट के लिए तो 150 नंबर दोनों सब्जेक्ट के अंदर चाहिए ना, मतलब एवरेज 50 चाहिए। अब आप मान लो आप एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हो और आप टैक्स में 45 लेके आ गए, कंपनी लॉ में 50 लेके आ गए, एडवांस आपको पास कराएगा ना, क्योंकि ये आपको आराम से 60 टच करा देगा। इसमें 60 आ गए, 60 प्लस 45 या 50 प्लस 45, यू गेट 155 मार्क्स, और पासिंग एग्रीगेट कितना चाहिए? 150 नंबर का। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्कोरिंग सब्जेक्ट को प्रैक्टिस बहुत करो, क्योंकि वहां पे टारगेट बढ़ा रखना है। और डेंजरस सब्जेक्ट को इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे छोटे टारगेट अचीव करने में ही पसीने आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली पढ़ना तो हमको सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली है, लेकिन हाँ फिर भी कंपनी लॉ और एफएमएसएम में जनरली बच्चा फेल नहीं होता है, क्योंकि देखो एसएम में रट्टा मारना है तो बच्चे को पता है यार कुछ भी करके मैं पास तो हो ही जाऊंगा। एफएम में प्रैक्टिकल है तो बच्चा उसमें स्कोर कर लेगा, क्योंकि 50 में से 30 नंबर का तो आराम से कर लेगा। तो 50 इधर में से 30 उधर आ गए, और मान लो 25 नंबर या 30 नंबर एसएम में आ गए, 60 लाना मुश्किल नहीं है। इधर कंपनी लॉ अदर लॉ में बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे लॉज है, तो एक एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी कर लिया तो 50-60 नंबर उसमें भी लाना आसान होता है। तो मैंने आपको बता दिया स्कोरिंग कौन सा है, डेंजरस कौन सा और एवरेज कौन सा है। अब आप ये चीज ध्यान रखना है कि अपने को इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है एग्जाम टाइम तक, कि भैया हमें डेंजरस सब्जेक्ट को भी पढ़ना बहुत अच्छे से क्योंकि वो डेंजरस है, और स्कोरिंग को इसलिए अच्छे से पढ़ना है क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट में आपको मार्क्स 70 अबव लाने हैं अगर एग्रीगेट अच्छा चाहिए तो पहले दिन से टारगेट कर लो अकाउंट्स और कॉस्टिंग 70 प्लस, मिनिमम अपने को 70 प्लस का टारगेट करना है। जितने बच्चे बोथ ग्रुप पास होते हैं, मैंने जनरली उन बच्चों के मार्क्स अकाउंट्स और कॉस्टिंग में 65 और 70 प्लस ही देखे, क्योंकि जो बच्चा कॉस्टिंग और अकाउंट में 60 प्लस लाएगा वो बाकी में पास होने के लेवल पे रहेगा, जो अकाउंट्स और इसमें 70 प्लस लाएगा वो बोथ ग्रुप आराम से पास हो पाएगा। और रैंक वालों के बच्चे 90 अबव आते हैं अकाउंट्स और कॉस्टिंग में, बाकी में 70-80 आते हैं, तो उसकी ऑल इंडिया रैंक भी आती है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमें किस तरीके से पूरी स्कोरिंग और किस तरीके से पूरी मार्क्स स्कीम को समझना है। ठीक है सर, ये तो हो गया। अब आप हमें बताइए सर कि हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए कोई अलग ग्रंथ वंथ मिलेगा ऐसा कि यार कितनी किताबें खरीदनी पड़ेगी? हमने देखा है वो सी इंटर वाले बच्चों की ऐसी लाइन लगी हुई किताबें होती है, ये होता है वो होता है। एक्चुअली जो किताबें आप देखते हो सी इंटर वाले बच्चों की ऐसी बड़ी बड़े बंडल्स होते हैं, वो मेनली क्या होते हैं? आईसीआई के मॉड्यूल्स। और मैं आपको 3 चीजें बोलूंगा जो आपको पढ़नी ही है
जिससे आप आराम से पास हो सकते हो। पहला क्लास नोट्स। क्लास नोट्स में हम लोग आपको नोट्स देंगे और वो नोट्स जो रहेंगे वो बहुत सारी चीजों का कंपाइल्ड रहेगा, मतलब उसके अंदर मॉड्यूल, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, ये सब रहेगा। पर एक लिमिटेशन होती है। एक सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर एक सब्जेक्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग, 150 से 200 क्वेश्चन होंगे, पर मैं 200 क्वेश्चन क्लास में नहीं करा सकता। तो मैं क्या करता हूं, मैं तीनों को साथ साथ में करवाता रहता हूं। कैसे? क्लास नोट्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, उससे सिमिलर क्वेश्चन जो मॉड्यूल में है वो मैं साथ में आपको करवा दूंगा या होमवर्क दे दूंगा। जो सिमिलर क्वेश्चन पास्ट एग्जाम के अंदर है वो सारे के सारे मैं साथ में करवाऊंगा। पर मैं आपको बता दूं, ये जब तक तीनों फिनिश नहीं होंगे ना, तब तक मत मानना कि आपका पूरा कवर हो गया है। तीन चीजों पे हमें सीए इंटर में फोकस करना रहेगा और हर सब्जेक्ट में तीन चीजें आपको पढ़नी है। सर हमने फाउंडेशन में तो ज्यादा मॉड्यूल पढ़ा ही नहीं, इंटर में पढ़ना पड़ेगा। इंटर में मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? उसका एक बहुत सिंपल रीजन है, क्योंकि मॉड्यूल की बारीक बारीक चीजों पे एमसीक्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं। बिकॉज अब ऐसा नहीं रहा ना कि सिर्फ आपको सब्जेक्टिव पूछेंगे, दे आर ऑल्सो आस्किंग 30% एमसीक्यू इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। सो फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन दे विल आस्क बहुत माइन्यूट माइन्यूट पॉइंट फ्रॉम योर मॉड्यूल, बहुत माइन्यूट माइन्यूट पॉइंट। तो इसलिए मैं आपको एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी बताऊं, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, और वो ये है कि जैसे जैसे आपके क्लास के चैप्टर्स होते जाए, एक बार आप उसका क्या करते जाइए, मॉड्यूल साथ साथ रीड करते जाइए और हाईलाइट करते जाइए, ताकि लास्ट डे आपको या लास्ट एक महीने में आपको ऐसा नहीं लगे कि अब मुझे सारे सब्जेक्ट के बैठ के मॉड्यूल पढ़ने। मैं पूरा एक बार मॉड्यूल हाईलाइट कर लूंगा ना विद द क्लास, तो मेरे लिए फिर लास्ट अटेम्प्ट में मुझे सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ने रहेंगे कि अच्छा ये पॉइंट ही मुझे मॉड्यूल के अंदर देखने, ये पॉइंट क्लास नोट्स के अंदर देखने, ये वाले पीवाईक्यूज करने, दैट्स इट, मेरा चैप्टर हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। तो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम के अंदर। और कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप तीनों चीजों को कवर करके जाओगे। फाउंडेशन में क्या किया था आपने, क्या पढ़ा था? नहीं मतलब किससे पढ़ा था अकाउंट्स? और ये कोचिंग से, कोचिंग से आपने यहां से लिया था कि कोचिंग कहां से ली थी आपने? कहाँ के हैं आप? इंदौर के? स्विच करते रहते आपने, मतलब सेल्फ ज्यादा पढ़ा, सेल्फ स्टडीज ज्यादा करी। व्हाट्स योर नेम? अभिजीत। तो आपने मतलब स्ट्रेटजी क्या रही थी फाउंडेशन के अंदर, कैसे आपने एग्जाम टाइम में कैसे समअप किया था? फिल्ट्रेशन प्रोसेस लगाई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, इसको मैं फनलिंग बोलता हूँ। फिल्ट्रेशन से बेटर हम क्या वर्ड यूज करते हैं? फनलिंग। फनलिंग कैसे? देखो हम लोग एक फनल बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि फर्स्ट रिवीजन, सेकेंड रिवीजन और एग्जाम रिवीजन तक ये फनल छोटा होता चला जाए, पर चीजें मिस नहीं हो। चीजें जाएगी इधर से ही, चीजें मिस नहीं करनी है, पर इस फनल को छोटा करना है, टाइम फनल को छोटा करना है। मतलब जो चीज पहले 10 घंटे में पढ़ रहे थे फर्स्ट रिवीजन में, सेकंड रिवीजन में वो 6 में होनी चाहिए, थर्ड में वो 4 में होनी चाहिए और एग्जाम के एक दिन पहले वो 2 में होनी चाहिए, पर छोड़ना कुछ भी नहीं है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फनलिंग। और फनलिंग लगाना कैसे है सर? उसको हम क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग टीचर्स सारे डिस्कशन करते हैं। मैं आपको टू डू लिस्ट देता हूं कि बेटा ये क्वेश्चंस आपको करके जाने एग्जाम के पहले, वो एक फनलिंग का हेल्प करता है आपको। प्लस आप लोग जो मॉड्यूल में हाईलाइटिंग करेंगे थियरी सब्जेक्ट के अंदर, वो फनलिंग बनेगी। 100 पेज का मॉड्यूल है, आपने उसमें से हाईलाइट 20 अलग अलग पेज को ही कर रखा है या 20 पॉइंट को ही हाईलाइट कर रखा है, तो आपको पूरा 100 पेज का मॉड्यूल वापस नहीं पढ़ना है पागलों जैसे कि पहले क्लास नोट्स पढ़ा फिर मॉड्यूल पूरा पढ़ा। नहीं, आपको सिर्फ मॉड्यूल में वो वापस रीड करना है जो क्लास नोट्स में आपने नहीं पढ़ा, या क्लास नोट्स में वो चीज अच्छे से नहीं दी हुई, तो आपने उसको मॉड्यूल के अंदर एक बार अच्छे से हाईलाइट करके रीड कर लिया। इसको बोलते हैं फनलिंग। तो वो आपको शुरुआत से आखिरी तक अगले 9 महीने में लगानी है। क्योंकि देखो, एक रैंकर ने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी कि काम वही आता है जो आखिरी दिन पड़ा हुआ हो। ये उसने बहुत अच्छी लाइन बोली थी। उसने लाइन बोली थी कि सारी तैयारी तो हम काय के लिए कर रहे हैं, लास्ट डे के लिए ना, तो जो एक दिन पहले पड़ा हुआ रहेगा वही एग्जाम में आप लिख पाओगे। तो एक दिन पहले इतना सारा पढ़ने की टेक्निक है सिंपल, यू हैव टू अप्लाई दिस फनलिंग। उसको फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, बट इट्स बेटर टू यूज फनल, बिकॉज फिल्ट्रेशन में वी एलिमिनेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। वी कांट टेक दिस रिस्क टू एलिमिनेट एनी टॉपिक इन सीए इंटर, नो वी कांट टेक दैट रिस्क। किसी भी छोटे टॉपिक से उठा के क्वेश्चन आ गया 10 नंबर का, आप क्या कर लोगे? वी डोंट हैव टू फॉलो एलिमिनेशन प्रोसेस। हमें एलिमिनेशन नहीं लगाना है कि हम फिल्टर करेंगे, हम फिल्टर करने की जगह क्या करेंगे? फनलिंग करेंगे और चीजों को छोटा करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, पर छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बच्चे ध्यान रखेगा। ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रही है बात मैं जो बोल रहा हूं? क्योंकि ये बात आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये टाइम पास कर रहा है आदमी आके, यार पढ़ाए ना आके। एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने सारी चीजें मेरी एग्जाम स्ट्रेटेजीज में यूज करी थी, और मैं
बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था 11 12 के अंदर। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और आई गॉट ओनली 75 मार्क्स इन 75% इन 12th। 75% वाला स्टूडेंट हूं। मेरे हिसाब से यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं उसके मार्क्स मेरे से ज्यादा ही होंगे। कितने थे एग्जाम फाइनल 12th क्लास में? 80। अभिजीत 87। व्हाट्स योर नेम? मंचिता, अंशिता, मंचिता। व्हाट्स योर परसेंटेज? 86%। ऑनलाइन मुझे बताओ अदिति कितने परसेंट थे 12th के अंदर? कितना परसेंट था 12th के अंदर अदिति? अच्छा आशु है 75 वाला एग्जैक्ट। मेरे बराबर वाला एक बंदा मुझे मिला है, करण भी मिला है मुझे। बाकी अदिति, चंद्रशेखर 91, 83, 87, 77, शांभवी 87। बहुत बढ़िया। मैं 75 वाला था, अभी भी लोएस्ट पे चल रहा हूं मैं इन सब में से। बट आई cleared my CA foundation in first attempt, inter in first attempt, final in first attempt at the age of 20। 9 महीने बाद मुझे सीए की डिग्री मिली थी, क्योंकि सीए की लेजिट एज 21 साल होती है। आप 21 साल के पहले मेंबरशिप नहीं ले सकते, डिग्री नहीं ले सकते सीए की। बाय डिफॉल्ट अब हम गांव के लोग थे तो हमने कोई किंडरगार्टन और नर्सरी नहीं पढ़ा। हमको 2.5 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास उसमें केजी 1 में डाल दिया गया था। फर्स्ट क्लास फर्स्ट मतलब 2.5 साल में मैं केजी 1 में था, तो उस हिसाब से मैं 16 साल में 12th क्लियर करके इंदौर आ गया था। 16.5 साल में। एंड एक एक अटेम्प्ट में मैंने पूरा सीए इंटर फाइनल निकाल के 19.5 या 20 की उम्र में सीए कर लिया। और आई थिंक उसके बाद से मैं 20 की उम्र से पढ़ा रहा हूँ। मतलब मुझे हो गए 10 11 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, 20 की उम्र से ही पढ़ा रहा हूँ मैं। मेन पॉइंट मैं आपको मेरी वाहवाही की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, अभी भी एवरेज हूं, पर मैंने जो स्ट्रेटेजी यूज करी वो एवरेज स्टूडेंट को पास करवा सकती है एक बार में। और वो स्ट्रेटेजी जो थी वो थी, एक तो कुछ भी छोड़ो मत। दूसरी स्ट्रेटेजी थी फनलिंग, जहां पे हमें ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि हम सब कुछ करके जाएंगे पर इतनी स्मार्ट तरीके से कि हमको उसमें कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और शिवम रह गया, एक और लेके आ रहा है। हाँ ठीक है। तो कुछ भी छोड़ने की जरूरत हमें नहीं पड़नी चाहिए और उसके लिए हम लोग फनलिंग स्ट्रेटेजी का जो है वो यूज करेंगे। ठीक है। 98% फ्रॉम दी साइंस बैकग्राउंड। क्या बात है श्रेयांश, तेरे साइंस के 98 कॉमर्स में काम नहीं आएंगे श्रेयांश, क्या कर सकते हैं। ठीक है, पर हाँ तू कर लेगा, आराम से कर लेगा। सीए मेरा एक फ्रेंड था, वो भी साइंस बैकग्राउंड का था और वो तो 98 वाला भी नहीं था, वो तो 89 वाला ही था, लेकिन उसने भी एक अटेम्प्ट में सीए निकाल लिया था। बहुत ही बढ़िया, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। श्रेया 89%, बहुत बढ़िया। भूल जाओ कितने परसेंट थे 12th के अंदर। 92 वालों को भी फेल होते हुए देखा है मैंने और 75 वालों को भी पास होते हुए देखा है मैंने। तो इट डजेंट मैटर कि 12th क्लास में आप 92 थे, 98 थे, 97 थे, 75 थे। आपके सामने जी जाता है एग्जाम्पल है कि 75 वाला भी एक अटेम्प्ट में सीए निकाल सकता है और 92 वाला भी निकाल सकता है और 92 वाला फेल भी हो सकता है। सो हमको ओवर कॉन्फिडेंट तो होना ही नहीं है सीए एग्जाम्स के अंदर, ये बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। कुछ हैं जो डायरेक्ट एंट्री वाले हैं, जो ग्रेजुएशन से आए हैं, अभी क्लास में कुछ हैं नहीं है, सब 12th क्लास के बाद वाले ही। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चले, तो अब हम फाइनली मुद्दे पे आते हैं। सर हमें ये समझ में आ गया कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन पढ़ाएगा। दूसरी बात ये समझ में आ गया कि सर कौन कौन से स्कोरिंग है, कौन कौन से कम स्कोरिंग है, कौन कौन से डेंजरस है। तीसरा ये समझ में आ गया कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सर इसके अलावा चौथी चीज कुछ पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं बेटा। एक और इंपॉर्टेंट बात आप सब लोगों के लिए है कि अगर आपने ज्वाइन किए क्लास तो इसको फिर बहुत डेडिकेशन के साथ आप करना। वो टप्पे खाने में ना सी इंटर वाले बच्चे फाउंडेशन में बताया क्यों जाता है, क्योंकि 12th में पढ़ा हुआ होता है। तो आपने सी फाउंडेशन में अगर खुद से थोड़ा बहुत पढ़ लिया, इधर उधर 2 3 क्लासेस से थोड़ा पढ़ लिया, ऑनलाइन कर लिया, तो हो जाता है, क्योंकि हमारा पढ़ा हुआ होता है। 12th में तो बहुत अच्छे से पढ़ा होता है, बैकग्राउंड होता है। सीए इंटर के सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट नए हैं। अकाउंट्स में भी सिर्फ जर्नल एंट्री हमको काम आएगी, उसके अलावा तो सब कुछ नया है उसके अंदर। कंपनी लॉ पूरा नया, अदर लॉस पूरा नया, इनकम टैक्स आज तक से टैक्सेशन कभी नहीं पढ़ा, बस न्यूज़पेपर में और आज के बजट में थोड़ा बहुत जो सुना होता है वो होता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता टैक्सेशन में। सर कॉस्ट अकाउंटिंग जीरो हो आप, कुछ नहीं आता आप, ऑडिटिंग जीरो, एफएमएसएम जीरो हो आप, तो बेटा यहाँ पे हमारा बेस जितना स्ट्रांग बनेगा ना उतना आप आगे तक चीजों को ले जा पाओगे। अगर आपने ये जो किया था या जिन भी बच्चों ने किया था, थोड़ा अभी पढ़ेंगे फिर थोड़ा दिन का ब्रेक ले लिया, फिर थोड़ा कहीं और से पढ़ लिया, थोड़ा पढ़ लिया, तो मैंने ऐसे बच्चों को फिर सीए इंटर में टप्पे खाते हुए देखा। टप्पे फिर अटेम्प्ट में भी टप्पे लग जाते हैं। फिर अटेम्प्ट में भी एक अटेम्प्ट की जगह 2 3 अटेम्प्ट चला जाता है, जब उसको रियलाइज होता है कि यार अल्टीमेटली मैं 3 जगह से पढ़ रहा हूँ, पढ़ तो एक ही चीज रहा हूँ, फालतू मेरे को मेहनत 3 बार करनी पड़ रही है। पहले क्लास में बैठा तब लगा कि यार चले बाद में देख लेंगे जब पढ़ना होगा, तब फिर ऑनलाइन देखा तो पता पड़ा यार ऑनलाइन ने पता तो दिया लेकिन ऑनलाइन में मेरे को समझ नहीं आया, मैं डिसिप्लिन से बैठ नहीं पाया, फिर खुद से पढ़ने बैठा। 3 बार पढ़ने की जगह एक बार ढंग से पढ़ लो।
क्योंकि कंटेंट सबको पता है, कोई भी टीचर हो दुनिया का पढ़ाएगा मॉड्यूल, पढ़ाएगा पास्ट एग्जाम, पढ़ाएगा आईसीआई का दिया हुआ कंटेंट, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, क्योंकि वो इफेक्टिव है ना। मैंने क्या कोई अलग से क्वेश्चन थोड़ी दे रखे हैं, मैंने क्या कर रखा है, क्यों आ रहे हैं इतने अच्छे मार्क्स बच्चों के, सिंपल स्ट्रेटेजी, सारे पुराने पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस करा दो, सारा मॉड्यूल करा दो, आईसीआई की आरटीपी एमटीपी सब करा दो, 100 में 100 आएंगे आपके। ला ही नहीं सकते आप कम नंबर अगर आपने सब कर लिया तो इसका मतलब कोई भी टीचर, कोई भी ऑनलाइन टीचर, कोई भी ऑफलाइन टीचर, कोई भी और टीचर नया कंटेंट नहीं देगा। अगर आपको क्लास में समझ में आ रहा है तो फोकस डेडिकेटली पूरा वहीं रखिएगा। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। आपने अगर बीच में बहुत ज्यादा दिन की क्लासेस मिस करी तो वो आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम देगी। तो आप अपने घर वालों को समझा दो कि मम्मी पापा अगले 9 महीने मैं आपका बच्चा नहीं हूं जब पैसे लेने की बात आएगी, जब पॉकेट मनी की बात आएगी हर महीने, तब मैं आपका बच्चा हूं। लेकिन आप मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखना। ना मैं आपको टाइम दे पाऊंगा, ना दे पाऊंगी कि रोज मम्मी के साथ बैठ के 1 घंटे आंटियों की गॉसिप कर रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा अब। ना पापा मैं आपको दुकान पे या बिजनेस में बहुत हेल्प करवा पाऊंगा, पॉसिबल नहीं है। ना मैं आपके साथ 3-3, 4-4, 5-5 दिन के लिए शादियों में और घूमने और कजिन्स के यहाँ और रिलेटिव्स के यहाँ जा पाऊंगा। मान के रखना कि मैं आपका बच्चा हूं ही नहीं अगले 10 महीने के लिए। आप आज ही लाइन या सीए इंटर में जब पास हो जाओ जिस दिन फाउंडेशन, उस दिन बोल देना। उस दिन वो सुन भी लेंगे और हाँ हाँ बोल भी देंगे, क्योंकि आपका रिजल्ट आया है तो बड़े खुश होंगे वो। तो उस दिन आप उनको बोल देना कि मम्मी अगले 10 महीने 11 महीने जनवरी 2026 तक भूल जाना, मैं सरनेम भी नहीं लगाऊंगी आपका, सरनेम भी नहीं लगाऊंगा आपका, क्योंकि मुझे आप कोई फैमिली कमिटमेंट नहीं रख सकते आप अगले 9 महीने 10 महीने। मैं आपको बहुत जेन्युइनली बता रहा हूँ। छोटा मोटा कमिटमेंट चलता है कि सर घर में भाई की या कजिन की शादी 2 दिन के लिए चले गए। मैं आपको बता दूं मेरी 4 दिन बाद शादी है। आपको मजाक लग रहा होगा, मेरी 5-6 फरवरी को शादी है और आई एम टीचिंग हियर राइट नाउ। आई एम टेकिंग द ओनली सेशन फॉर टुडे, वो भी आपकी नई क्लासेस इसलिए लेने आया हूं मैं। और मैं कल तक क्लासेस ले रहा था, मेरी 4 दिन बाद शादी है। मैंने ऐसे बच्चों को देखा जो अपनी भाई की शादी में 15 दिन से क्लास नहीं आए। बहन की शादी सर 20 दिन से घर पे हो, नहीं आया। पढ़ाई कहां से होगी सर, घर में फंक्शन चल रहे थे। मेरी खुद की शादी है 4 दिन बाद, आई एम एंगेज्ड, शादी है मेरी 4 दिन बाद। लिटरली बता रहा हूं, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको बैठ के, क्योंकि काम 4 दिन में होता है, आराम से होता है। हमको कमिटमेंट चाहिए कि हम कितना कमिटमेंट सामने वाले के लिए, क्लास के लिए या पढ़ा काम के लिए दे सकते हैं। आपका काम अभी क्या है, पढ़ना, तो आपको अपने काम से कमिटमेंट देना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि नहीं हम 10 दिन के लिए नहीं आएंगे, 15 दिन के लिए नहीं आएंगे क्योंकि मेरे घर में भाई की या बहन की शादी है, बिल्कुल भी नहीं। 2025 में अगर आप शादी है घर में तो 2 दिन से ज्यादा या 3 दिन से ज्यादा का टाइम उसके लिए मत दीजिएगा। ये 2025 आपका सबसे क्रूशियल साल होने वाला है, जो आपके अगले 40 से 50 साल डेडिकेट करेगा कि आप अगले 50 साल क्या करने वाले हो। अगर आपने सीए इंटर में थोड़ा सा भी ढीला हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस गया, और जैसे ही कॉन्फिडेंस गया सीए फाइनल में आपको और ज्यादा अटेम्प्ट लगेंगे जितने इंटर में नहीं लग रहे उससे ज्यादा। लेकिन हाँ, फर्स्ट शॉट अगर सीए इंटर हो गया तो आप कॉन्फिडेंटली सीए फाइनल भी फर्स्ट शॉट निकाल पाओगे। तो इसलिए अभी भी बोल रहा हूं, ये साल सबसे क्रूशियल है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस साल अगर आपने सीए इंटर एक शॉट में निकाल लिया तो मेरी गारंटी फाइनल में आपको कोई एक शॉट में निकलने से नहीं रोक सकता, 100% निकल जाओगे। इंटर सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव है। तो इसलिए अगला एक साल घर वालों को बोल दो, सॉरी मॉम, सॉरी डैड, आई कांट गिव माई कमिटमेंट्स टू यू, बट आई जस्ट नीड योर मनी, है ना। हमें सिर्फ आपसे क्या चाहिए, पैसा पैसा पैसा, उसके अलावा हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। चलेगा, वो हाँ भी बोल देंगे कि हाँ बेटा तू पढ़, तेरे को जितना पैसा लगेगा मैं भेजने के लिए तैयार हूं, लेकिन तेरे को बस पढ़ाई पे ध्यान देना है और फुल्ली डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। पर्सनली एक चीज और मैं बोलूंगा आपको, इस जितने भी महीने की जर्नी होने वाली है आपकी इंटर की, इसको मैं जर्नी मानूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन और बहुत सारी चीजें आएंगी। जितनी महीने की जर्नी है आपकी अगले 10 या 11 महीने की, प्लीज आप अपनी हेल्थ का, मेंटली और फिजिकली हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। खाओ, अच्छे से खाओ, 5 रुपए बचाने के लिए गंदी जगह पे मत खाओ, क्योंकि मैंने ऐसे भी कई सारे बच्चों को देखा है जो सिर्फ वो घटिया जगह पे खा के बीमार पड़ जाते हैं, और बीमार ऐसा पड़ते कि 15-15 एक-एक महीने के लिए टाइफाइड हो गया, गया आपका अटेम्प्ट। क्योंकि एक महीना अगर आपने यहाँ लूज किया तो आपके बैकलॉग इतने हो जाएंगे कि आप फिर जनवरी में बोथ ग्रुप प्लान नहीं कर पाओगे। तो अपने खाने पीने का अगले 9 महीने ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ का और मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है। अप्स एंड डाउन आएंगे बेटा, तो उसका सबसे अच्छा तरीका बता दूं, मेंटल हेल्थ का दोस्त, अच्छे दोस्त होने चाहिए आपकी क्लास में।
वो ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ ज्यादा प्रॉब्लम है। ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आता है कि वो जब अकेले बैठ के पढ़ते हैं तो दे आर नॉट एबल टू जज कि दुनिया में क्या हो रहा है, ना वो किससे बात कर पाते हैं, ना वो किससे कुछ कर पाते। तो प्लीज टॉक टू योर फ्रेंड्स, मेक गुड फ्रेंड्स, और ऐसे दोस्त जो आपको जनवरी 26 तक साथ देंगे और वो भी आपके साथ अटेम्प्ट दे रहे होंगे, और खास बात है वो भी अच्छे हैं पढ़ने में। मक्कार दोस्त नहीं चाहिए जो बोलता है अरे क्लास छोड़ दे यार, क्या करना है, हो जाएगा, छोड़ दो, क्या करना है, ऐसे वाले नहीं। क्योंकि जिन लोगों ग्रुप देखा है मैंने, वो लोग पास भी एक साथ होते हैं, पूरे के पूरे ग्रुप पास हो जाते हैं। बोले 6 लोग हैं, 6 के 6 पास हो गए। क्यों? क्योंकि सब साथ में बैठते हैं। एक डाउन होता है तो अगला उसको मोटिवेट करता है, दो दो को लगता है मेरे को नहीं यार, तीसरा उसको सिखाता है। दो बोलता है यार बहुत थक गया, बोलता है नहीं यार अपने को करके जाना है, क्योंकि 6 में से 2-3 तो होंगे जो थोड़े मोटिवेटेड रहेंगे, तो वो आपको 3 को धकेलेंगे। तो अगर आपके पास ग्रुप है तो प्लीज आप अच्छा ग्रुप मेंटेन कीजिए। अगर फाउंडेशन से बना हुआ है तो उसको मेंटेन कीजिए। अगर ग्रुप फाउंडेशन से नहीं है तो इंटर में आके आप अच्छा दोस्तों के साथ बैठिए, वो आपको मेंटली बहुत फिट रखेगा। तो मेंटली फिट रहना है हमको, फिजिकली फिट रहना है हमको, हमको कंसिस्टेंट बहुत जरूरी है रहना है, हमको फैमिली कमिटमेंट से दूर रहना है, हमको रेगुलरली पढ़ना है, हमें रेगुलरली क्लास आना है, हमें टप्पे नहीं खाने हैं 4 जगह जाके। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाउंडेशन में चल गया इंटर में नहीं चलेगा बेटा, मैं आपको गारंटी से बता देता हूं। और हमको एक प्रॉपर फनलिंग टेक्निक को यूज करना है। अगर मेरी ये बताई गई 7-8 चीजों को आपने चेकलिस्ट बना के रख लिया कि इन 7-8 चीजों पे मैं काम करता रहूंगा, तो मैं गारंटी देता हूं आपको सीए इंटर पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये 5-6 चीजों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो मैंने आपको अभी उंगलियों पे गिनवाई। याद रहेगी बात? ठीक है। तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीए इंटर की जर्नी में हम इन सब चीजों का बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखें। बहुत बढ़िया सर। अब आप मुझे बताइए कि आप हमें जीएसटी और कॉस्टिंग और ये सब जो पढ़ाएंगे, इनकी क्लासेस की ड्यूरेशन क्या रहेंगे और कैसे क्लासेस लगेगी? क्योंकि होता क्या है, जो बच्चा पढ़ के गया ना वो हमको डराएगा। मैं आपको बताता हूँ, जो बच्चा इंटर में बैठा हुआ है, जो इंटर में आगे एग्जाम दे दी, वो डराएगा। पता है 10-10 घंटे बैठना पड़ता है, पता है इतनी क्लासेस लगती है, टाइम बोले रोने का भी टाइम नहीं मिलता है, ये और वो। मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं। ये उन लोगों के साथ हुआ है जो शुरू में बहुत ढीले पड़ गए। अगर आप शुरू से कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको ऐसे पागलों जैसे 16-16 घंटे बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर हाउ विल प्रोसीड, मतलब आप हमें बता दीजिए हमारा सेल्फ स्टडी प्लस क्लास प्लान कैसा रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो क्लासेस है, जैसे एग्जाम के पहले, रिजल्ट के पहले तक तो ज्यादा कुछ लगेगी नहीं, मैंने आपको बता दिया 3-4 घंटे रहेगी। तो अभी आपका जो अर्ली बर्ड है वो सिर्फ 3 to 4 आवर्स आपको क्लासेस में आना है। क्लासेस में आप 3 to 4 आवर्स आएंगे, और आपका होमवर्क आई थिंक 1 and 1.5 आवर से ज्यादा का नहीं रहेगा फॉर टिल रिजल्ट। ठीक। आफ्टर रिजल्ट आपकी क्लासेस धीरे धीरे बढ़ेगी। शुरू में होगी 5 to 6 आवर्स, और वहां आपको अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स के आसपास का होमवर्क मिलेगा। पता है, इसको बहुत कंसिस्टेंटली आप मैनेज कीजिएगा। मैं आपको यहां बता रहा हूं, यहां ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, ये वाला अच्छे से मैनेज होना चाहिए। जब आप 9 बजे आके 3-3:30 बजे फ्री हो जाओगे, और फिर आपके पास में रात को बैठ के 2 घंटे रेस्ट करके 5 से 8 या 8 से 12 या ऐसे आपके पास 3 घंटे सेल्फ स्टडी का भी प्लान रहेगा। इस दौरान प्लीज गोची मत खाना, क्योंकि इसके बाद कुछ टाइम के लिए आपकी क्लासेस 8 आवर्स की भी हो जाएगी, और उस टाइम आपको घर पे 4 आवर्स देने रहेंगे, 12 घंटे। ये कब होगा? सिर्फ कुछ टाइम के लिए, मतलब 2-3 महीने के लिए होगा, पूरे 9 महीने की ड्यूरेशन। पर मैं बोल रहा हूं, इस समय अगर आपने बैकलॉग कर लिया ना, और आप सोचोगे मैं इस समय कवर कर लूं, तो ये इस समय का बैकलॉग और बढ़ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब ये आराम से क्लासेस चल रही है ना फाउंडेशन लेवल की, कि 8-9 बजे आते हैं, 3 बजे चले जाते हैं, घर पे 3 घंटे पढ़ना रहता है, इस समय जितना रेगुलरली पढ़ा रहे हैं, जितने टेस्ट दे रहे हैं, सब बराबर देना बेटा। क्योंकि इसमें अगर आपने कर लिया तो होगा क्या कि यहां आते आते आपके पास सिर्फ इसी का बचेगा, ये सारा आपका हो चुका होगा। तो आपको पास एक्यूमुलेट नहीं करना पड़ेगा कि ये वाला भी बाकी है प्लस ये वाला भी इकट्ठा हो गया, तो अब यहाँ टाइम का निकालू। ये उनके साथ होता है, तो बोलते हैं रोने का भी टाइम नहीं, क्योंकि उन्होंने पुराना भी ढंग से नहीं पढ़ा, और जब आपकी 12 घंटे की स्टडीज का टाइम आया तब आपको पुराना भी निपटाना है, तो कैसे करोगे? पर अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया तो आपका ड्यूरेशन यहीं पे जाके एग्जाम के पहले यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और फिर आप सेल्फ स्टडी करोगे। सर कितना टाइम सेल्फ स्टडी का मिलता है? अप्रोक्सीमेटली 3 महीने बहुत होते हैं। उन 3 महीने में हम आपको 3 बार मॉक टेस्ट लेंगे आपसे। हर महीने एक एक मॉक टेस्ट होंगे सारे सब्जेक्ट्स के। तो आपको क्या मिलेगा? जैसे हमने आपको एक शेड्यूल दे दिया कि हर 2 दिन में आपका एक मॉक टेस्ट है, तो 15 दिन में आपके
20 दिन में आपके 6 या 7 सब्जेक्ट के सारे मॉक टेस्ट हो जाएंगे 1 महीने। फिर सेकंड मॉक होगा, फिर थर्ड मॉक होगा, मतलब एग्जाम के पहले हम 3 बार मॉक टेस्ट लेंगे 3 महीने के अंदर। और 3 महीने में 3 मॉक लेने के बाद 3 मॉक होंगे, 3 मॉक्स इस बार भी हुए थे, इस बार भी 3 बार मॉक टेस्ट हुए थे। और जैसे ही मॉक टेस्ट हो जाएंगे इसके बाद फाइनली आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे। ये आपका पूरा टाइमलाइन रहने वाला है क्लास प्लस सेल्फ स्टडीज का, ये रहेगा। सर 12 घंटे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप कंसिस्टेंटली ढंग से बैठ रहे हो, तो आपको तब करना पड़ेगा जब बैकलॉग्स भी निपटाने हैं, तो आपका टाइम बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं है। अब बताइए आपके सवाल। आशित तो अभिजीत कुछ पूछ रहा था। या आई एम टॉकिंग अबाउट होमवर्क प्लस सेल्फ स्टडी, नॉट सेल्फ स्टडी, होमवर्क प्लस सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेल्फ स्टडी का टाइम कब लगता है मैं आपको बताऊं। जैसे आपको हम, हमारा जो नोट्स है वो इस तरीके से प्लान्ड है कि हम जो क्लास में पढ़ाते हैं वही होमवर्क में देते हैं। तो होता क्या है, वो बाय डिफॉल्ट आपकी सेल्फ स्टडी हो जाती है। जैसे मैंने आज 3 क्वेश्चन क्लास में करा है, तो ऐसे के ऐसे 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, तो आपकी सेल्फ स्टडी क्या हुई, उसी को करना। तो आपको सेल्फ स्टडी सिर्फ कब करनी पड़ेगी, टेस्ट के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले। तो इसमें क्या होगा, आप मान के चलो जैसे यहाँ तो ठीक है, यहाँ की बात करते हैं, 8 आवर्स की क्लासेस चल रही हैं, 4 आवर की सेल्फ स्टडी है, तो आपको हम कम से कम 4 से 5 दिन पहले बता देते हैं कि आपका टेस्ट आने वाला है। तो व्हाट यू कैन डू इज, इसमें से आपको 1 घंटा चुराना पड़ेगा खुद होमवर्क सेल्फ स्टडी के लिए। तो आप 3 घंटे में होमवर्क कीजिए और 1 घंटे में, ये मैं एक्स्ट्रा 1 घंटा लेके ही चल रहा हूँ। 8 घंटे क्लास में आपको 4 घंटे का होमवर्क नहीं मिलेगा। मेरा कॉस्टिंग का होमवर्क रोज एवरेज 20 मिनट का होता है, अकाउंट्स का रोज का एवरेज होमवर्क आधे घंटे का होता है। तो आपको ऐसे करके 6 सब्जेक्ट का होमवर्क 3 घंटे के अंदर अंदर में हो जाएगा पूरा। तो यू विल हैव 1 आवर फॉर योर अदर स्टडीज एज वेल, जिसमें आप आने वाले टेस्ट की प्रिपरेशन जो है वो साथ साथ में करते रहेंगे। अब ये जो प्लान है ये ऑफकोर्स कोई स्टैंडर्ड प्लान नहीं है, क्योंकि क्लासेस तो फिक्स है, लेकिन आपकी सेल्फ स्टडी कितनी होगी ये हर बच्चे की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। कोई बच्चा बोलता है सर मेरी बहुत स्लो है, मेरे को 1 क्वेश्चन करने में आधा घंटा लग जाता है, तो आपको उस हिसाब से फिर आपका प्लान तैयार करना पड़ेगा। मैं एक आइडियल प्लान बता रहा हूँ। कोई बोलता है सर मेरे को तो 1 क्वेश्चन करने में आधा घंटा लग जाता है, आई एम वेरी स्लो, तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, तब तक आपको थोड़े एफर्ट्स और डालने पड़ेंगे। कोई बोलता है सर मैं तो बीकॉम से हूं, मेरे को तो बहुत बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपके एफर्ट्स उसके हिसाब से और बढ़ जाएंगे। पर मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप कोशिश कीजिएगा यहां तक आपके सारे एफर्ट्स हो जाए, क्योंकि उसके बाद आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने के। तो ये टाइम है जब आप क्रूशली अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लो। आपको लगता है यार मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, बिकॉज मैं इंग्लिश मीडियम ले रहा हूं, पर मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, यहां काम कर लो। पर आप ये मत सोच लेना कि मैं यहाँ पे इतना सब कुछ कर पाऊंगा, यहाँ पे इतना सब कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे डेडिकेटली आपको सिर्फ सब्जेक्ट्स को दे रहे हैं। तो आपके पास में ये अभी 3 महीने रहेंगे, तब तक यही रहेगा, अगले 3 महीने ऑलमोस्ट हम यही ड्यूरेशन में रहेंगे, 2-3 महीने, उसके बाद जाके आपका ड्यूरेशन ये वाला होगा, और फिर वो श्रिंक होके 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 वापस खत्म हो जाएगा और फिर आप एग्जाम प्रिपरेशन कर लोगे। दिस इज द गेम प्लान, एंड यही अपने को पूरी स्ट्रेटेजी सी इंटर में लगानी है। तो अब आपको और कोई सवाल है ऑनलाइन, किसी को सवाल है? अच्छा ऑनलाइन आया ना सवाल। करण बोल रहा है सर फाउंडेशन में तो 6 महीने से कमरे में बंद थे, और इंटर में आई होप कि मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं होगी प्रॉब्लम, ऐसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इंटर के अंदर। ओके, दूसरा सवाल आ रहा है, आ, एक सेकेंड, पहला सवाल तो हो गया क्लियर, फाउंडेशन में 6 महीने वाला। टैक्सेशन में कुछ चेंजेस हैं, अगर मई 25 और जनवरी 25 को कंपेयर करें तो ऑफकोर्स अमेंडमेंट आएंगे, पर उसके अमेंडमेंट लेक्चर्स भी होते हैं आशु, तो आप पढ़ो, बहुत मेजर अमेंडमेंट नहीं है, पर ऑफकोर्स अमेंडमेंट्स तो रहेंगे ही रहेंगे। कितने टाइम तक चलेगा सर क्लासेस? आप मान के चलो अभी क्या हो रहा है, आप रिजल्ट से गिनना, अभी अभी अपन अभी से गिन लेते हैं। जनवरी चल रहा है, फेब्रवरी स्टार्ट हो गया ना, फेब्रवरी स्टार्ट हो गया, फेब्रवरी मार्च अप्रैल, आपका रिजल्ट कब आएगा? फेब्रवरी एंड में प्रोबेबली, फर्स्ट लास्ट वीक ऑफ फेब्रवरी में आएगा ना। मैं फेब्रवरी लास्ट वीक से 6 महीने गिनता हूं, तो यहां से अपन 7 महीने गिन लेते हैं, 7 मंथ्स। तो अभी चल रहा है फेब्रवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, और सितंबर के कुछ दिन और लग सकते हैं, तो भी आपके पास में 3 महीने शॉर्ट शॉर्ट निकाल दूंगा मैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के 12 दिन भी निकल जाएंगे। मतलब बहुत अच्छे सब कुछ भी कवर कर लिया तो हम सितंबर एंड तक आपको पूरा फिनिश कर देंगे, कोर्स पूरा फिनिश कर देंगे। तो भी आपके पास कितना टाइम बच जाएगा? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो 3 महीने पूरे मिलेंगे आपको सेल्फ स्टडी के लिए। बहुत होते हैं बेटा, बहुत होते हैं 3 महीने रोज के 12 घंटे पढ़ना, आपको इतना लग जाएगा कि आप बोलोगे सर जरूरत ही नहीं है, बहुत मॉक दे दिए, बहुत प्रैक्टिस कर ली, इसके बाद और किस चीज की जरूरत है।
क्या इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स ले सकते हैं नाहटा क्लासेस से? आप बेटा ऑफलाइन नहीं ले पाओगे क्योंकि क्लास ड्यूरेशन चेंज होते हैं। पेन ड्राइव ले सकते हो आप, बिल्कुल आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की पेन ड्राइव मिलेगी, पर अब ऑफलाइन में क्या होता है, हमारे क्लास के टाइम टेबल रेगुलरली चेंज होते हैं। किसी दिन कॉस का क्लास यहाँ लग रहा है, किसी दिन ऐसा होता है कॉस का क्लास कहीं और लगेगा, तो इसलिए फिर वो ऑफलाइन में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ऑनलाइन में तो आपको 101% यहाँ पे नाहटा क्लासेस जो है उस पर आपको ऑफलाइन में तो पूरा लेना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन आप लेना चाहते हो तो फिर पेन ड्राइव आप लेना चाहो तो ले सकते हो। और कोई सवाल किसी को नहीं है? तो मेरा आज ओरिएंटेशन लेक्चर था। अब मैं आपको एक्चुअली मेरी शादी के बाद ही पढ़ाने के लिए आऊंगा। मैं सिर्फ आपको एक मिलने के लिए आया था कि आपसे मिल लूं, कि बातचीत हो जाए, इंटरेक्शन हो जाए, ऑनलाइन वाले बच्चों से भी इंटरेक्शन हो जाए। आई विल बी हियर आफ्टर माय वेडिंग, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा, बाकी टीचर्स आपकी क्लासेस ले लेंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं कुछ दिनों के बाद। थैंक यू।